हाँ जी। आज स्टार्ट करते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन। जीएसटी रजिस्ट्रेशन, ठीक है। जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कहाँ मैंडेटरी है ये मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन कौन से बिज़नेस पर जीएसटी का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो जाता है। अभी अपन ये मान रहे हैं कि अगर बिज़नेस के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल हो गया तो फिर उस केस में उन्हें रजिस्ट्रेशन कराने के लिए क्या प्रोसेस करना होगा। तो ये एक ऑनलाइन प्रोसेस है जीएसटी का रजिस्ट्रेशन, जिसमें हम जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो ऑनलाइन पोर्टल पे जाकर हम जीएसटी का रजिस्ट्रेशन आज देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो रजिस्ट्रेशन होता है जीएसटी का वो पैन बेस्ड होता है। जो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन होता है वो क्या बेस्ड होता है? पैन बेस्ड होता है। दैट्स मीन अगर आपके पास में पैन नंबर नहीं है, अगर आपके पास पैन नंबर नहीं है तो आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकते। तो ये पैन बेस्ड होता है। अब चूंकि पैन बेस्ड है तो पैन की कैटेगरी भी अलग अलग होती है। अगर मैं बात करूं सोल प्रोप्राइटर की, अगर आप बिजनेस एज ए सिंगल ओनर करते हैं, जिसे हम सोल प्रोप्राइटर बोलते हैं कि आप एक ही ओनर हैं, तो अगर आप एक सिंगल ओनर बिजनेस करते हैं तो आपका खुद का पर्सनल पैन कार्ड से आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेंगे। अगर आपकी बिजनेस पार्टनरशिप फर्म है, दो लोग मिलकर कोई काम कर रहे हैं, तो पार्टनरशिप फर्म में हम पहले पार्टनरशिप फर्म का पैन कार्ड अप्लाई करेंगे, उसके बाद जीएसटी का रजिस्ट्रेशन अप्लाई करेंगे। तो पहले पार्टनरशिप फर्म का पैन नंबर बनता है। और पार्टनरशिप फर्म का पैन नंबर कैसे बनता है? पार्टनरशिप फर्म का पैन नंबर बनता है पार्टनरशिप डीड से। तो यहां पहले आपको एक पार्टनरशिप डीड बनानी होगी। उस पार्टनरशिप डीड की हेल्प से आप क्या करेंगे? उस पार्टनरशिप डीड की हेल्प से आप पैन कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। पैन कार्ड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इशू करता है, उसके बाद में आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर पाएंगे। और द थर्ड वन इज कंपनी, जिसे हम प्राइवेट लिमिटेड बोलते हैं या पब्लिक लिमिटेड होते हैं, जिनके नाम के पीछे लिमिटेड वर्ड होता है। तो एक होगी आपकी कंपनी। तो कंपनी के केस में भी आपको कंपनी का पैन नंबर चाहिए। तो दैट्स मीन आप अगर जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं और आप कोई फर्म बनाकर लेना चाह रहे हैं या कोई कंपनी बना के आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं, तो पहले आपको फर्म बनानी होगी, फर्म का पैन नंबर अप्लाई करना होगा। कंपनी अगर बना रहे हैं तो कंपनी का पैन नंबर के लिए पहले अप्लाई करना होगा, उसके बाद आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो अब जो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन है वो जीएसटी के ऑनलाइन पोर्टल से हम जाकर देखेंगे, ठीक है। तो जीएसटी का जो ऑनलाइन पोर्टल है आपका, दैट इज gst.gov.in। इस पर आप एंटर मारेंगे। जैसे आप एंटर मारेंगे ये जीएसटी की वेबसाइट खुल जाएगी। ये आपकी जीएसटी की वेबसाइट खुल गई है, ठीक है। gst.gov.in आप सामने देखे होंगे, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। तो आप जो रजिस्ट्रेशन अप्लाई करेंगे वो इसी वेबसाइट से अप्लाई करेंगे, इसी वेबसाइट से आप अप्लाई करेंगे। और अप्लाई करने के बाद के जितने भी कंप्लाइंसेज होते हैं वो यहीं जीएसटी के पोर्टल पर होते हैं, gst.gov.in। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है। तो मैं आपको बता दूं जीएसटी का रजिस्ट्रेशन दो पार्ट्स में होता है। कितने पार्ट्स में होता है? दो पार्ट्स में आते हैं। पहले यहां अगर आपको सर्विसेज दिख रहा है तो इस सर्विसेज पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन दिख रहा होगा। रजिस्ट्रेशन में आपको क्या दिख रहा है? न्यू रजिस्ट्रेशन। न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये सारी इंफॉर्मेशन खुल जाएगी। ये आपके सामने इंफॉर्मेशन खुल गई है न्यू रजिस्ट्रेशन की। ये पार्ट ए है। जैसे ही पार्ट ए आप कंप्लीट कर लोगे पार्ट बी पर आओगे, लेकिन उसके लिए आपको पहले पार्ट ए कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं पार्ट ए। पार्ट ए में सबसे पहले पूछ रहा है वो आई एम अ, मैं हूं, मैं कौन हूं। तो यहां पर एक ड्रैग करेंगे आप तो एक लिस्ट खुलेगी। इस लिस्ट में टैक्स पेयर है, टैक्स डिडक्टर है, टैक्स कलेक्टर टीसीएस है, ई कॉमर्स है, जीएसटी प्रैक्टिशनर है, नॉन रेजिडेंट पर्सन है, यूनाइटेड नेशन बॉडी है, एम्बेसी वाले हैं, अदर नोटिफाइड पर्सन है और नॉन रेजिडेंट ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर हैं, ओआईडीआर जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो आप कौन से पेयर हैं ये आपको बताना होगा कि आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन चूंकि ले रहे हैं तो आप पेयर कौन से हैं। आप टैक्स पेयर है,
टैक्स पेयर एक नॉर्मल यूनिवर्सल है। टैक्स पेयर मतलब टैक्स पे करने वाला। आज मैं जीएसटी का रजिस्ट्रेशन इसलिए ले रहा हूं कि मैं जब भी गुड्स बेचूंगा, जब भी सर्विस दूंगा, कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट करूंगा और भारत सरकार को जमा करा दूंगा। सो आई एम ऑलवेज अ टैक्स पेयर। मैं हमेशा क्या हूं? एक टैक्स पेयर हूं। तो अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप टैक्स पेयर जरूर डाल दें। अब बात आती है फिर ये टीडीएस किसके लिए है, ये मैं आपको डिटेल में आगे बताऊंगा। थोड़ा सा मैं बता देता हूं। टैक्स डिडक्टर गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए। कुछ गवर्नमेंट्स ऐसी हैं जो कॉन्ट्रैक्ट देती हैं, तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट का पेमेंट करती है तो उन्हें जीएसटी के अंतर्गत, जीएसटी के अधीन उन्हें टीडीएस काटना होता है। अगर उन्हें टीडीएस काटना जरूरी होता है तो उन्हें फिर जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी होता है, बट वो एज ए टैक्स पेयर नहीं लेंगे क्योंकि वहां वो टीडीएस काट कर जमा करा रहे हैं जीएसटी के पोर्टल पे। तो वो कैसे लेंगे रजिस्ट्रेशन? एज ए टैक्स डिडक्टर लेंगे। कैसे लेंगे? एज ए टैक्स डिडक्टर। फिर आता है टैक्स कलेक्टर, ई कॉमर्स ऑपरेटर्स, इको जिसे हम बोलते हैं। तो यहाँ कौन कौन आता है? यहाँ सारी ऑनलाइन आपकी बिजनेस आ जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, ठीक है, जोमेटो, स्विगी, दे ऑल आर द ई कॉमर्स ऑपरेटर्स। ई कॉमर्स ऑपरेटर का मतलब होता है जब बहुत सारे सेलर्स होते हैं, बहुत सारे बायर्स होते हैं, वो किसी एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं और गुड्स या सर्विस को बेच के निकल जाते हैं और बायर्स खरीद के निकल जाते हैं। तो वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराते हैं। तो ऐसे इको को टीसीएस काट कर पेमेंट करना होता है जीएसटी के अंतर्गत। ऐसे इको को टीसीएस काट कर पेमेंट करना होता है। तो जो टीसीएस काटेंगे तो उसके लिए इन्हें जीएसटी का रजिस्ट्रेशन एज ए टीसीएस, एज ए टैक्स कलेक्टर लेना होगा। एज ए टीसीएस, एज ए टैक्स कलेक्टर लेना होगा। जीएसटी प्रैक्टिशनर, ये आप कोई भी बन सकते हैं। एक एग्जाम कंडक्ट होता है जिसमें आप एज ए जीएसटी प्रैक्टिशनर बन सकते हैं, लेकिन इसकी जो है प्रोसेस थोड़ा अलग है, वो मैं आपको डिटेल में बाद में बताऊंगा। एक होता है नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, एनआरआई। अगर आप एनआरआई हैं, बाहर की कंट्री के पर्सन हैं, इंडिया में आकर कोई बिजनेस करना चाहते हैं, तो आप एज ए एनआरआई रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। यूनाइटेड नेशन बॉडी और एम्बेसी, ये भी गवर्नमेंट एजेंसीज होती है। इसके अलावा ऐसे कोई पर्सन जो आप ऊपर की कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं तो आप अदर नोटिफाइड पर्सन में आ सकते हैं। और एक OIDR होते हैं, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइडर्स, जैसे कि नेटफ्लिक्स। तो इन्हें एज ए नॉन रेजिडेंट ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर बोलते हैं। ये हमें एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं मूवीज़ देखने के लिए, सॉन्ग्स सुनने के लिए। तो इन्हें बाहर की एजेंसीज है, नेटफ्लिक्स बाहर का है लेकिन इंडिया में काम कर रहा है, तो इन्हें एज ए नॉन रेजिडेंट ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर की तरह क्या कराना होगा? जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो मेरा ये मानना है कि 98% अगर आप प्रैक्टिकली काम करेंगे तो आपको एज ए टैक्स पेयर ही रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। एज ए टैक्स पेयर ही रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ठीक है, तो आप ऑलवेज क्या सेलेक्ट करके रखेंगे? एज ए टैक्स पेयर सेलेक्ट करके रखेंगे। ठीक है, यहां तक तो मैं टैक्स पेयर सेलेक्ट कर रहा हूं। रजिस्ट्रेशन का पार्ट ए चल रहा है जिसमें मैंने क्या डाला? सबसे पहले टैक्स पेयर, उसके बाद आता है स्टेट। अब बात आती है ये कौन से स्टेट की बात कर रहा है? ये बिजनेस प्लेस के स्टेट की बात कर रहा है कि जो आपका बिजनेस है, जहां का आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं, वहां का बिजनेस प्लेस क्या है, कौन से स्टेट में वो है। तो राजस्थान है, ये मैंने राजस्थान ले लिया है। अब राजस्थान के बाद में वो आपसे क्या पूछ रहा है? डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है। डिस्ट्रिक्ट मतलब किस सिटी में है, तो अभी हमारा जयपुर है, तो ये हमने जयपुर ले लिया है। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है, लीगल नेम ऑफ बिजनेस। लीगल नेम ऑफ बिजनेस, और उसके आगे आप ब्रैकेट में देखिए आपको क्या लिखा हुआ मिल रहा है? एज मेंशन्ड इन द पैन, यानी कि जो पैन नंबर में नेम है वो आपको लिखना है। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि जो आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराएंगे वो डिपेंड करता है कि आप क्या करा रहे हैं। एज अ सोल प्रोपराइटर आप सिंगल ओनर रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, या एज अ पार्टनरशिप फर्म आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, या एज अ कंपनी आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। तो मैंने अभी अभी आपको बोला पार्टनरशिप फर्म और कंपनी का खुद का इंडिविजुअल पैन कार्ड होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं हूं और मेरे साथ मिस्टर रमेश है, तो मैं और रमेश मिलकर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं एज ए पार्टनरशिप में। तो मेरा पैन नंबर अलग है, रमेश का पैन नंबर अलग है। तो हमारी जो पार्टनरशिप फर्म है वो ना मेरे पैन नंबर से जीएसटी का रजिस्ट्रेशन होगा, ना उस रमेश से होगा।
हमारा एक अलग से पैन नंबर अलॉट होगा एज अ पार्टनरशिप फर्म, जो भी हम पार्टनरशिप फर्म का नेम रखना चाहते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हिमांशु रमेश एंड कंपनी, तो हिमांशु रमेश एंड कंपनी के नाम से एक पैन नंबर बनेगा या लिखा होगा हिमांशु रमेश एंड कंपनी, और यहां अलग से पार्टनरशिप फर्म का पैन नंबर होगा, अलग से पार्टनरशिप फर्म का क्या होगा, पैन नंबर होगा। ऐसे ही सेम चीज कंपनी की है, जैसे कि पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स होते हैं वैसे कंपनी में डायरेक्टर्स होते हैं। कंपनी में कौन होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं। तो डायरेक्टर्स भी वही है, मैं हिमांशु खंडेलवाल और मिस्टर रमेश, मैं भी कंपनी में डायरेक्टर हूं, वो रमेश भी कंपनी में डायरेक्टर है। हमारी कंपनी का नाम मान लेते हैं फॉर एग्जांपल XYZ प्राइवेट लिमिटेड है। चूंकि कंपनी की बात कर रहा हूं तो वर्ड के लास्ट में लिमिटेड वर्ड जरूर होगा, ठीक है। तो XYZ प्राइवेट लिमिटेड, अब इसमें हिमांशु भी डायरेक्टर है और वो रमेश भी डायरेक्टर है। रमेश के पास अपना इंडिविजुअल पैन कार्ड है और हिमांशु के पास भी अपना इंडिविजुअल पैन कार्ड है, लेकिन वो पैन कार्ड यहाँ नहीं चलेगा। पैन नंबर किसका आएगा, कंपनी का इंडिविजुअल आएगा। वो पैन नंबर किसका आएगा, कंपनी का इंडिविजुअल पैन नंबर अलॉट होगा, उसी से ही आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। लेकिन ये जो सोल प्रोप्राइटर है, सोल प्रोप्राइटर का मतलब मैंने क्या बताया, एक अकेला ओनर। तो एक अकेला ओनर तो मैं खुद ही हुआ, फिर हिमांशु, तो फिर मेरा पैन नंबर चलेगा, फिर मेरा पैन नंबर चलेगा। अब यहां पर कुछ कंफ्यूजन हो जाती है। यहां इन्होंने लिखा हुआ है लीगल नेम ऑफ बिजनेस, साथ में लिख रखे हैं एज मेंशन इन पैन। तो अब बात ये आती है कि मेरा नाम तो है हिमांशु खंडेलवाल, लेकिन मैं मेरी बिजनेस का नाम रख रहा हूं HK क्लासेस। मेरा बिजनेस का नाम क्या है, HK क्लासेस, और मेरा नाम क्या है, हिमांशु खंडेलवाल। तो अब मुझे बताइए, यहां लीगल नेम ऑफ बिजनेस में मुझे HK क्लासेस लिखना चाहिए या हिमांशु खंडेलवाल? हिमांशु खंडेलवाल लिखूंगा मैं, क्योंकि पैन नंबर HK क्लासेस से नहीं है। पैन नंबर एक इंडिविजुअल पर्सन का होता है, वो मेरा होगा, एंड दैट इज हिमांशु खंडेलवाल। तो फिर सर बिजनेस का नाम हम कहां लिखेंगे, वो पार्ट बी में लिखेंगे। सो ऑलवेज रिमेंबर, अगर आप सोल प्रोप्राइटर का GST रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आप पैन नंबर अपना खुद का डालेंगे और नाम भी अपना खुद का डालेंगे। बिजनेस का नेम यहां पर नहीं आएगा, भले ही ये पूछ रहा हो लीगल नेम ऑफ बिजनेस, भले ये पूछ रहा हो, लेकिन हम नाम इंडिविजुअल ही लिखेंगे। तो ये मैंने इंडिविजुअल नाम लिखा, अपना पूरा फुल नेम लिखना है जो आपके पैन नंबर में मेंशन है, जो आपके पैन नंबर में मेंशन है। उसके बाद आता है पैन नंबर। तो ये मैंने मेरा पैन नंबर लिखा। अब मैं आज आप लोगों को पैन नंबर देखना भी बताता हूं, ध्यान से समझना। ये जो पैन नंबर होता है ये किसी भी पर्सन की आइडेंटिटी बता देता है। जो पैन नंबर होता है वो टोटल 10 अल्फाबेट से मिलकर बनता है, अल्फाबेट एंड डिजिट्स। जो पैन नंबर होता है वो टोटल 10 अल्फाबेट और डिजिट से मिलकर बनता है। तो अब बात आती है 10 अल्फाबेट और डिजिट में क्या है, शुरू के 5 होते हैं अल्फाबेट, शुरू के 5 क्या होते हैं, अल्फाबेट। उसके बाद 4 होती है डिजिट्स, उसके बाद 4 क्या होती है, डिजिट्स। फिर एक होता है पेन, मतलब अल्फाबेट, ऐसे करके टोटल 10। तो ये जो 4th लेटर है ये पैन कार्ड की आइडेंटिटी बताता है। मैं, आप, कोई भी इंडिविजुअल पर्सन, आप या कोई भी अपना पैन कार्ड उठा के देख लिए, 4th लेटर P ही होगा, ये कंफर्म है। 4th लेटर P ही होगा, P मतलब पर्सन, P मतलब पर्सन। तो 4th लेटर क्या होगा, P होगा, ये कंफर्म है। अगर ये पैन कार्ड पैन नंबर में पार्टनरशिप फर्म का लिखता तो कंफर्म 4th लेटर F होता, फर्म। अगर कंपनी का पैन नंबर है तो कंफर्म 4th लेटर में C होगा, C मीन्स कंपनी। तो 4th लेटर हमेशा आइडेंटिटी बताता है किसकी, पर्सन की। तो यहां इंडिविजुअल पर्सन का P ही होता है। और जो 5th लेटर होता है ये सरनेम होता है। जो 5th लेटर होता है ये क्या होता है, सरनेम होता है। जैसे मेरा नाम हिमांशु खंडेलवाल है तो देखिए आप के है, के है। आप अपना आज चेक करिएगा अपना, अगर जिनका पैन कार्ड अलॉटेड है, अगर जिनको याद है वो तो रिकॉल ही कर चुके होंगे कि 4th लेटर उनका पैन नंबर का P है, ठीक है, एंड द 5th लेटर इज द सरनेम, जो भी आपका होगा दैट इज द पैन नंबर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर पूछ रहा है, तो जिस बिजनेस क्लास पर्सन का आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसकी ईमेल आईडी आएगी और मोबाइल नंबर आएगा, ठीक है। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आप ढंग से लिखिएगा क्योंकि 1 टाइम पासवर्ड OTP यहाँ से आता है। तो ईमेल एड्रेस में डाल रहा हूँ
मोबाइल नंबर। अब इसके नीचे ये जो कैप्चा है, ये कैप्चा आपको डालना है 864495 एंड देन प्रोसीड। जैसे आप प्रोसीड करेंगे ये आपको वन टाइम पासवर्ड पे ले जाएगा, या ये भी बताएगा कि अगर आपने इस पैन नंबर से ऑलरेडी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ले रखा है, ऑलरेडी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ले रखा है, तो ये भी बता देगा कि भैया ये जीएसटी का नंबर इस पैन कार्ड से ऑलरेडी अलॉटेड है। तो अब देखते हैं, प्रोसीड किया। जैसे ही प्रोसीड किया आपके सामने एक टॉपअप खुला। ये जो पॉपअप है ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जो पैन नंबर था उस पैन नंबर से ऑलरेडी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, ऑलरेडी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, अप्रूव्ड बता रहा है। सम टाइम ये रेड लाइन में भी मिलता है। रेड लाइन का मतलब कैंसिल्ड होता है। रेड में है तो कैंसिल्ड है, ग्रीन में है तो अप्रूव्ड है। ठीक है, और ये रहा जीएसटी नंबर। और अब इस जीएसटी नंबर की बात भी आप सुन लीजिए क्या कहता है। ये जो जीएसटी नंबर है, जो शुरू के 2 होते हैं वो स्टेट का कोड बताते हैं। जो शुरू के 2 डिजिट्स होते हैं वो किसका कोड बताते हैं? स्टेट का कोड। हमारे राजस्थान का कोड 08 है। दैट्स मीन इस पूरे राजस्थान में जिस बिजनेस क्लास पर्सन ने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, जीएसटी नंबर लिया हुआ है, उनका जीएसटी नंबर 08 से ही स्टार्ट है। ये इसमें कोई बट नहीं है। उनका जीएसटी नंबर कहां से स्टार्ट है? 08। हर स्टेट का अलग अलग है। पंजाब में आप जाएंगे 03 है, दिल्ली में जाएंगे 06 है, हरियाणा में जाएंगे 07 है। तो हर स्टेट का अलग अलग है। ठीक है, तो राजस्थान का 08 है। उसके जस्ट बाद में पैन नंबर होता है। उसके जस्ट बाद में क्या होता है? पैन नंबर होता है, 10 डिजिट और अल्फाबेट तक। और लास्ट के 3 टोटल ये 15 हो गए। टोटल कितने हो गए? ये 15। 10 तो ये हो गए पैन, 2 हो गए डिजिट्स, कितने हुए? 12। और लास्ट के 3 क्या हो गए? रैंडम नंबर्स। यानी कि जीएसटी नंबर टोटल 15 अल्फाबेट और डिजिट से मिलकर बनता है। 15 अल्फाबेट और डिजिट से मिलकर बनता है। ठीक है, तो ये देखिए पैन नंबर है। तो आपको मैं ये बता चुका हूं कि पैन नंबर आइडेंटिटी बताता है। तो अब आप बोर्ड पर, रेस्टोरेंट पर, होटल पर, किसी भी फर्म पे, किसी भी बिजनेस प्लेस के बाहर, किसी भी इनवॉइस पर, बिल पर जब जीएसटी नंबर पढ़ेंगे तो अब आपको ये क्लिक हो चुका होगा जीएसटी नंबर पढ़ते ही कि ये जो फर्म है या ये कंपनी है या ये इंडिविजुअल पर्सन है, सिंगल ओनर है। क्योंकि आप उसका 4th लेटर चेक कर लीजिएगा, पी है दैट्स मीन सिंगल ओनर है, एफ है दैट्स मीन वो फर्म है, और अगर सी है दैट्स मीन वो कंपनी है, दैट्स मीन वो कंपनी है। एलएलपी है तो फिर आपका एल आएगा। एलएलपी के केस में क्या आएगा? एल आएगा। पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी में फर्क होता है। पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी में फर्क होता है, वो फर्क भी मैं आपको बताऊंगा। एलएलपी में आपका नेम रिजर्व हो जाता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी आरओसी के पास में, लेकिन पार्टनरशिप फर्म में एक डीड बनती है। अब जैसे मान लो जोधपुर मिष्ठान भंडार है, जयपुर में कम से कम 100 होंगे। ये जयपुर में कम से कम 100, मैं तो 100 भी कम बता रहा हूँ। जोधपुर मिष्ठान भंडार और साहू गजक, ठीक है, और पंडित जी की पतासी, ये बहुत सारी है। ठीक है, तो ये क्यों है? क्योंकि इन्होंने कभी भी नेम रिजर्व नहीं कराया। अगर ये नेम रिजर्व करवाते तो फिर इनको कोई भी कॉपी नहीं कर सकता था। तो एलएलपी में नेम रिजर्व हो जाता है, लेकिन नॉर्मल पार्टनरशिप डीड बनाकर, नॉर्मल पार्टनरशिप डीड क्या है? 2000 के स्टैंप पे पार्टनरशिप डीड बन जाती है। उसमें आप अपनी टर्म्स कंडीशन लिख लीजिए, नोटरी करा लीजिए, बन गई डीड। उसमें आपने गवर्नमेंट की कोई परमिशन थोड़ी ली है। गवर्नमेंट की परमिशन आप कहां लेते हैं? एलएलपी में लेते हैं। एलएलपी की फुल फॉर्म होती है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। क्या होती है? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। आएंगे, एलएलपी बनाना भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। अब ये देखिए नीचे ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है यू ऑलरेडी हैव अबव रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी, डू यू विश टू प्रोसीड? क्या आप फिर भी आगे बढ़ना चाहते हैं? तो आप इसको प्रोसीड कर दीजिए। जैसे ही प्रोसीड करेंगे, अच्छा मैंने कैप्चा सही नहीं डाला है क्या? जैसे आप आगे प्रोसीड कर देंगे, प्रोसीड करते ही ये आपसे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो आपने अभी अभी डाली उस पर क्या भेजेगा? पासवर्ड भेजेगा, ओटीपी भेजेगा। तो ओटीपी मोबाइल पर मुझे मिल चुका है, 6 डिजिट का होगा, 613611
ईमेल का थ्री थ्री टू 470 एंड देन प्रोसीड। ये देखिए जैसे ही प्रोसीड किया आपके सामने एक ग्रीन कलर में फिर से एक पॉपअप आया। वो क्या आया? यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड पार्ट ए ऑफ द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। मैं बता रहा था रजिस्ट्रेशन कितने पार्ट में है? 2 पार्ट में है। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट आपने कंप्लीट कर लिया है। जैसे ही आप पार्ट ए कंप्लीट करते हैं आपको एक टेम्परेरी रेफरेंस नंबर अलॉट हो जाता है। आपको एक टेम्परेरी रेफरेंस नंबर जिसे TRN बोलते हैं वो क्या हो जाता है? अलॉट हो जाता है। अब आपका जो पार्ट 2 होगा, पार्ट बी होगा, वो इसी TRN नंबर से होगा। इसको पूरे को यहां तक आपको कॉपी करना है, ठीक है? ये आपके मोबाइल जो आपने अभी अभी डाला और ईमेल वहां पर भी आ चुका है। तो अब आपको इसको Ctrl+C करके कॉपी करना है। कॉपी करके आप इसको क्या कर देंगे? प्रोसीड। जैसे आप प्रोसीड करेंगे, देखिए अभी आप यहां थे, इस वाले न्यू रजिस्ट्रेशन पे थे। अब आप कहां पर हैं? टेम्परेरी रेफरेंस नंबर TRN आपका जनरेट हो चुका है। अब यहां पर आके आप इसको फिर से पेस्ट कर दें पूरे को, Ctrl+V एंड देन जो नीचे कैप्चा है, ये सिक्योरिटी रीजंस की वजह से होते हैं कैप्चास, ठीक है? अब आप इसके नीचे क्या कर दें? प्रोसीड कर दें। फिर से प्रोसीड करेंगे, फिर एक OTP आएगा, मोबाइल ईमेल दोनों पे सेम आएगा, ठीक है? जो अभी अभी आपने डाला 921987 एंड देन अगेन प्रोसीड। जैसे आप प्रोसीड करोगे आपके सामने कुछ इंफॉर्मेशन दिख रही होगी। क्या क्या दिख रहा है? क्रिएशन डेट जो कि आज की दिख रही है 18 मई। GST का रजिस्ट्रेशन होता है GST REG 01, ये फॉर्म नंबर है REG 01, ठीक है? क्या है उस फॉर्म का डिस्क्रिप्शन? एप्लीकेशन फॉर द न्यू रजिस्ट्रेशन। यहां अब आपको एक्सपायरी डेट दिख रही होगी, दैट इज 2 जून 2024। सो रिमेंबर, आप जैसे ही पार्ट ए कंप्लीट कर लेते हैं, पार्ट बी कंप्लीट करने की मैक्सिमम टाइम लिमिट 15 दिन होगी। पार्ट बी को कंप्लीट करने की मैक्सिमम टाइम लिमिट क्या होगी? 15 डेज। आप काउंट कर लीजिए, 18 मई के बाद 15 दिन काउंट कर लीजिए, वो 2 जून को ही एक्सपायर होगा। तो 2 जून तक मुझे क्या कंप्लीट कर देना है? पार्ट बी। अगर सर नहीं किया तो क्या होगा? अगर आपने इस 15 दिन में पार्ट बी कंप्लीट नहीं किया तो जो पार्ट ए आपने किया था, जो TRN आपका जनरेट हुआ था, वो क्या हो चुका होगा? एक्सपायर हो चुका होगा। फिर से आपको पार्ट ए कंप्लीट करना पड़ेगा। तो फिर मैं एक्शन पे आऊंगा। ये आपको ब्लू कलर का दिख रहा है, इस पे आप क्लिक कीजिए। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में ये आपके सामने 10 पेजेस ओपन करेगा। कितने पेजेस? 10 पेजेस विच वी नीड टू बी फुलफिल्ड, जो हमें एक एक इंफॉर्मेशन यहां पर डालनी पड़ेगी। एंड द लास्ट पेज इज फॉर वेरिफिकेशन। दिस वाज द मतलब दिस इज द फाइनल पेज जो आपका फाइनल सबमिट मांगेगा। अब आप इसके सामने देखिए इंफॉर्मेशन, बिजनेस डिटेल, प्रमोटर पार्टनर डिटेल, ऑथराइज सिग्नेटरी, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, GST की डिटेल, स्टेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, आधार ऑथेंटिकेशन एंड द लास्ट इज वेरिफिकेशन। नाउ कम टू द फर्स्ट पेज ऑफ द पार्ट बी ऑफ द GST रजिस्ट्रेशन। ओके जी, लीगल नेम ऑफ बिजनेस यहाँ आपने बाहर ही लिख लिया था नाम, पैन नंबर आपके सामने आ चुका है। अब यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा? ट्रेड नेम। यहाँ मैं लिखूंगा क्या? HK क्लासेस। यहाँ क्या लिखूंगा? HK क्लासेस। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब अभी अभी मैंने 3 तो आपको बता ही दिए थे। 3 तरह के बिजनेस होते हैं, या तो सोल प्रोप्राइटर, या पार्टनरशिप फर्म, या कंपनी। कंपनी भी अलग अलग तरीके की होती है। एक होती है इंडियन कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी, एक होती है बाहर की फॉरेन कंपनी। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन अभी मैं आप लोगों को जो सिखा रहा हूँ वो GST रजिस्ट्रेशन किसका सिखा रहा हूँ? प्रोप्राइटर का सिखा रहा हूँ, सोल प्रोप्राइटर का। तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्या सेलेक्ट करना है? यहाँ पर सोल प्रोप्राइटर सेलेक्ट करना है, सोल प्रोप्राइटर, ठीक है? यहाँ पर ये तो प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप होता तो ये पार्टनरशिप, कंपनी होती तो कंपनी करता, बट अभी अपन इसको प्रोप्राइटरशिप कर रहे हैं। डन है यहाँ तक? एडिशनल ट्रेड नेम कि HK क्लासेस का और कोई नाम है क्या? है तो डालें, नहीं है तो रहने दें।
इसके बाद डिस्ट्रिक्ट जयपुर है। अब ये आपसे दो चीजें और पूछ रहा है, क्या आप सीटीपी हैं, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, या नहीं है, और कंपोजिशन। ये दोनों ध्यान से समझिए। सीटीपी होता है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, जो शॉर्ट पीरियड के लिए जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेते हैं। शॉर्ट पीरियड के लिए, शॉर्ट पीरियड का मतलब मैक्सिमम 90 डेज, शॉर्ट पीरियड का मतलब मैक्सिमम 90 डेज। अब इसका क्या मतलब हुआ, फॉर एग्जाम्पल मैं एच के क्लासेज है, मेरी एच के क्लासेज है, मेरे पे जीएसटी की लाइबिलिटी नहीं आ रही, तो मैं जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं लेना चाहता, लेकिन एच के क्लासेस जो है वो कहीं पर कहीं एग्जीबिशन लग रहा है 7 दिन के लिए, उस एग्जीबिशन में एच के क्लासेस अपनी जो है होर्डिंग्स लगाना चाह रही है। तो अब 7 दिन के लिए जो एग्जीबिशन है, उस एग्जीबिशन वाले के पास में गया कि सर मुझे ये स्पेस दे दीजिए मेरे होर्डिंग्स लगाने के लिए, तो उस एग्जीबिशन वाले ने बोला कि हम उन्हीं लोगों को देंगे जो जीएसटी में रजिस्टर्ड होंगे। अब 7 दिन के लिए, क्योंकि मेरे पे तो लाइबिलिटी है नहीं, लेकिन उस एग्जीबिशन वाले ने मेरे से डिमांड कर ली, तो अब चूंकि उस एग्जीबिशन वाले ने मुझसे डिमांड कर ली, तो अब 7 दिन के लिए मैं क्या करूं, तो 7 दिन के लिए मैं एज अ सीटीपी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन क्या करा लूंगा, रजिस्ट्रेशन। जब आप इस पर यस करेंगे ना, तो ये बाकायदा आपसे पूछेगा कि आपको किस डेट से लेके किस डेट तक रजिस्ट्रेशन चाहिए। देखिए लिखा हुआ है फ्रॉम से लेके टू, कि आपको किस डेट से लेके किस डेट तक क्या चाहिए, रजिस्ट्रेशन चाहिए। तो यहां आपको बताना होगा, और मैंने बता दिया है सीटीपी का मैक्सिमम पीरियड कितना होता है, 90 डेज। ये मोस्टली अगर कहीं फेयर लग रहा है, एग्जीबिशन लग रहा है, वहीं के लिए ली जाती है। हाँ, शॉर्ट पीरियड, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कोई नॉन रेजिडेंट पर्सन है बाहर का, ठीक है, ओबामा साहब आ गए यहाँ पर, ठीक है, महीने भर के लिए आए और बिजनेस करना चाह रहे हैं। अब ओबामा साहब बिजनेस करना चाह रहे हैं तो नॉर्मल रजिस्ट्रेशन कराएंगे नहीं, वो एज ए सीटीपी रजिस्ट्रेशन करा लेंगे 1 महीने के लिए। 90 डेज मतलब 3 महीने हो गया, तो 3 महीने के लिए आप सीटीपी का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। नहीं है तो इसको आप नो रखेंगे। फिर आता है कंपोजिशन। जीएसटी 2 तरीके की होती है, एक नॉर्मल स्कीम होती है और एक कंपोजिशन स्कीम होती है। इसका फर्क भी मैं आपको समझाऊंगा। तो अगर आप कंपोजिशन में जाना चाहते हैं तो यस कर दें, और अगर आप नॉर्मल में जाना चाहते हैं तो थ्रेशोल्ड लिमिट होती है ना, 20 लाख 40 लाख, आऊंगा मैं उसके ऊपर में, ठीक है। अब देखिए आप, गजब की बात है एक, वो क्या है, मैं देखो कंपोजिशन पे क्लिक कर रहा हूं, ये यस नहीं हो रहा है, ये यस नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, लेकिन आप करेंगे तो होगा, लेकिन उन लोगों का नहीं होगा जो ऑलरेडी जीएसटी में रजिस्टर्ड है। मेरी बात बहुत ढंग से और आराम से समझना इस कॉन्सेप्ट को। अगर आपने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन एक बार ले लिया और वो नॉर्मल स्कीम से लिया, वो किस स्कीम से लिया, नॉर्मल स्कीम से, तो आप वापस से रजिस्ट्रेशन लेते हैं, जो कि ले सकते हैं आप, एक पैन कार्ड से नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशंस ले सकते हैं। तो अगर आपने एक बार नॉर्मल रजिस्ट्रेशन करवा लिया, उसके बाद आप दूसरा रजिस्ट्रेशन कंपोजिशन में नहीं कर पाएंगे। या तो सारे रजिस्ट्रेशन नॉर्मल में ही होंगे या सारे रजिस्ट्रेशन कंपोजिशन में ही होंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक बिजनेस आपने नॉर्मल में करवा लिया और एक बिजनेस आपने कंपोजिशन में करवा लिया, आप ऐसा नहीं कर सकते। चूंकि मेरा जो पैन नंबर है CEBP के 2504L, वो यूज्ड है नॉर्मल में। वो कहाँ यूज्ड है, नॉर्मल में, कंपोजिशन में रजिस्टर्ड नहीं है। तो चूंकि वो ऑलरेडी है, तो जो दूसरा रजिस्ट्रेशन लेने के लिए मैं ये प्रोसेस कर रहा हूं, तो देखिए टिक ही नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर्स हैं, फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, तो बिल्कुल यहां पर ये यस होगा। यहां पर क्या होगा, यस होगा। नाउ कम्स टू द रीजन। ये लिखिए क्या लिखा हुआ आ रहा है, रीजन टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन। वो कारण बताइए कि आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन क्यों कराना चाह रहे हैं। कारण बताइए आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन क्यों कराना चाहिए। तो जब आप इसकी ट्रैक पे ऐसे क्लिक करोगे तो बहुत सारे ऑप्शन से खोलेगा, बहुत सारे ऑप्शंस खोलेगा। एक एक ऑप्शन को बहुत डिटेल में और अच्छे से समझाऊंगा। अभी आप इस पर क्या कर लें, हमेशा वॉलेंट्री बेसिस डाल लें। अगर आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो तो क्या डाल लें, वॉलेंट्री। वॉलेंट्री की हिंदी हो गई अपनी इच्छा से। वॉलेंट्री का मतलब क्या हो गया, अपनी इच्छा से। मैं जीएसटी का रजिस्ट्रेशन इसलिए करा रहा हूं, मेरे पे कोई लाइबिलिटी नहीं है, और अगर है भी ना तो भी वॉलेंट्री कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि अगर आप पे लाइबिलिटी आती है तो आप ये वाला सेलेक्ट करते हो, क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड। फिर आप क्या सेलेक्ट करते हो, क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड, अगर आप पे लाइबिलिटी आती है। और अगर आप पे लाइबिलिटी नहीं आती है तो आप क्या सेलेक्ट कर लें, वॉलेंट्री बेसिस। जैसे आप वॉलेंट्री बेसिस सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद में ये आपसे एक डेट पूछेगा। कौन सी डेट है ये, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस।
डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। हिंदी क्या हुई है इसकी? वो डेट जब आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। बिल्कुल, तो जब भी आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन आज करा रहे हैं, तो हो सकता है आप आज ही बिजनेस का स्टार्ट कर रहे हो या 2-3 दिन पहले किया हो। समटाइम्स ऐसा भी होता है, जैसे कुछ लोग हैं जिनको आज बिजनेस करते हुए 5-5, 10-10 साल हो गए, लेकिन उन्होंने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। हालांकि 17 से ही जीएसटी आया था, लेकिन उससे पहले वैट तो था, लेकिन उन्होंने कभी भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। तो अगर उन्होंने कभी भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो बात ये आती है, तो क्या वो यहां पर वो 5 साल पुरानी डेट डाल सकते हैं? बिल्कुल डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं। लेकिन उन लोगों को मैं ये बताना चाहूंगा, अगर आपका बिजनेस बहुत पुराना है तो आप वॉलंटरी पे मत आइए, आप क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड पर आइए। क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड में आपसे 2 चीजें पूछेगा। पहली पूछेगा डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। पहले में क्या पूछेगा? वो बिजनेस की डेट बताइए, यहां 5 साल पुरानी डाल लीजिए। और फिर देखिए ये क्या पूछ रहे हैं, डेट ऑन विच लाइबिलिटी टू रजिस्टर अराइजेस। इसकी हिंदी हुई, वो डेट बताइए जब आप जीएसटी के लिए लायबल हो गए, जब आप जीएसटी के लिए लायबल हो गए। यहां आप आज की डेट डाल लीजिए, यहां आप आज की डेट डाल लीजिए कि साहब मैं आज ही हुआ हूं और आज ही रजिस्ट्रेशन करा रहा हूं, लेकिन मेरा बिजनेस 5 साल पुराना है। तो ये आप कर सकते हैं। अदरवाइज आप वॉलंटरी सबसे सेफर साइड होती है, आप वॉलंटरी डाल दीजिए और डेट ऑफ कमेंसमेंट में कोशिश कीजिए जितनी करंट डेट आप डाल सके वो डालिए, ठीक है। नहीं गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं लग जाएगा कि यार आप 5 साल पुराने बिजनेस पर्सन हैं और आपने आज तक जीएसटी नहीं लिया, तो क्या आप इतने कमज़ोर व्यापारी रहे हैं कि आपने जीएसटी नहीं लिया, या आप लेना नहीं चाह रहे थे जीएसटी, या 2017 से पहले वैट चलता था, वैट क्यों नहीं लिया। अब जो जिनके ऊपर ये जो रेड मार्क होता है ना, ये इंपॉर्टेंट फील्ड्स होती हैं, ये आपको फिल करना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर इंडिकेट एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन, पहले रजिस्ट्रेशन होता था सेंट्रल का, टिन का, इसका, तो ये आप छोड़ भी सकते हैं खाली, और ये आप फिल भी कर सकते हैं। मेरा मानना है आप इसको छोड़ दें, जो मैंडेटरी नहीं है वो हमें क्यों डालना। उसके बाद ये भी आपको खाली छोड़ना है, रेड मार्क नहीं है, डॉक्यूमेंट फॉर ट्रेड नेम, भाई ट्रेड नेम का आपके पास में कोई प्रूफ है, ऐसा कुछ नहीं है, रेड मार्क भी नहीं है, छोड़ दे। देखिए जो रेड मार्क नहीं है उसको अननेसेसरी डालने की कोशिश ना करें। नाउ सेव एंड कंटिन्यू। अच्छा यहाँ पे डेट ऑफ कमेंसमेंट अपन आज की डाल देते हैं। नाउ सेव एंड कंटिन्यू। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू करते हैं उसके बाद आपको ये पहला पेज क्या हो चुका होता है, सेव हो चुका होता है। अब आप कोई से भी पेज पे क्लिक करो, आपका वो पेज खुल जाएगा, लेकिन अगर जब तक आप पहला पेज सेव नहीं करोगे आप आगे के पेजेस पे क्लिक नहीं कर पाओगे। अब आप कोई से भी पेजेस डाल सकते हो। अब सेकंड पेज पर आते हैं। अब मैं सिर्फ आपको फिल नहीं कर रहा हूं, बताता जा रहा हूं कि कौन सी चीज क्या कह रही है। यहां पे डिटेल ऑफ प्रोप्राइटर लिखा हुआ है। प्रोप्राइटर कौन है? वो ओनर जिसका आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो यहां डिटेल ऑफ प्रोप्राइटर है, तो अब यहां पर हमें उस ओनर की डिटेल डालनी है। भाई तेरा क्या नाम है, तेरे पापा का क्या नाम है, तेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है, ठीक है, ये सारा सब कुछ। तो देखिए फर्स्ट नेम हिमांशु खंडेलवाल, उसके बाद यहाँ पर मैं फादर नेम डालूंगा, यहाँ मेरी डेट ऑफ बर्थ आएगी, मोबाइल नंबर आएगा, ईमेल एड्रेस आएगा, जेंडर मेल फीमेल, अदर्स भी का भी ऑप्शन है, ट्रांसजेंडर्स भी यहाँ पर आ सकते हैं, दे कैन गेट जीएसटी, ठीक है। डेजिग्नेशन में आपको ओनर लिखना है, डेजिग्नेशन में क्या लिखना है, ओनर लिखना है। डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन मैं कंपनी का कर नहीं रहा तो इस पर रेड मार्क भी नहीं है, तो ये आपको डालना भी नहीं है। डेजिग्नेशन में आप प्रोप्राइटर भी लिख सकते हैं, ओनर भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपको ये रेजिडेंशियल एड्रेस पूछ रहा है, यहाँ पे गलती मत करना, भले ही आप किसी और स्टेट के हों, रजिस्ट्रेशन जयपुर में कर रहे हों तो आप उसी स्टेट का डालेंगे। दैट्स मीन यहाँ आपको एड्रेस वो डालना है जो आपके आधार कार्ड पर है, आपका परमानेंट एड्रेस है जो आपके आधार कार्ड पर। क्यों सर करंट एड्रेस नहीं डाल सकते क्या? मेरा परमानेंट एड्रेस तो पंजाब का है और मेरा करंट एड्रेस जयपुर का है, डाल सकते हैं, वो भी डाल सकते हैं। लेकिन मोस्टली लोग जो करंट एड्रेस जहां पर भी रहते हैं आधार कार्ड में वो करंट एड्रेस ही रहता है, लेकिन कुछ लोग चेंज नहीं कराते हैं। ये इट्स अप टू यू कि आप परमानेंट एड्रेस डालना चाह रहे हैं या करंट एड्रेस डालना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर आप जैसे ही पिन कोड डालेंगे तो ये कुछ सर्च भी करता है, जैसे 30-20-12 हमारे यहाँ का है तो ये कुछ सर्च भी कर रहा है झोटवाड़ा एरिया। जैसे कंफर्म करते हो ये नीचे थोड़ा सा फिल भी हो जाता है, एड्रेस वेड्रेस झोटवाड़ा जयपुर, झोटवाड़ा रोड, श्यामा निवास करके, ठीक है। आप इसको डिलीट भी कर सकते हो, आपका जो भी एड्रेस है आप वो लिखें, बिल्डिंग नंबर जो आपका है, ठीक है। ये झोटवाड़ा सब पोस्ट ऑफिस नियर बाई लैंडमार्क, जो भी आपका नियर बाई लैंडमार्क मतलब एड्रेस है ये, ठीक है।
उसके बाद क्या कह रहा है ये, उसके बाद क्या कह रहा है ये, अपलोड फोटोग्राफ्स, अपलोड फोटोग्राफ। एक सेकंड रुकना। तो यहां पर आपको ओनर की क्या डालनी होगी, फोटो डालनी होगी। फोटो मस्ट बी इन जेपीईजी फॉर्मेट एंड द फोटो मस्ट, द मैक्सिमम साइज ऑफ द फोटो मस्ट बी 100 KB। 100 KB से ज़्यादा उसकी फ़ोटो की क्या नहीं होनी चाहिए, साइज़ नहीं होनी चाहिए। चूज़ फाइल करें। चूज़ फाइल करने के बाद में ये इंपॉर्टेंट है, ऑल्सो ऑथराइज सिग्नेटरी, इसको आप यस करेंगे। इसको आप क्या करेंगे, यस करेंगे, क्योंकि जो ओनर है वही तो ऑथराइज सिग्नेटरी है। भाई ओनर ही एक है तो ऑथराइज भी वही रहेगा। यहाँ ऑथराइज सिग्नेटरी का टैब इन्होंने इसलिए डाला है कि मान लो पार्टनरशिप फर्म का अगर मैं रजिस्ट्रेशन कर रहा होता तो यहाँ मैं डिटेल ऑफ प्रोप्राइटर नहीं आता, यहाँ होता डिटेल ऑफ पार्टनर्स। और मान लो 4 पार्टनर है तो चारों पार्टनर की डिटेल डालता, 2 है तो 2 की डालता, लेकिन उनमें से ऑथराइज तो कोई एक ही होता, तो यहाँ पे उस पर्सन को ऑथराइज कर देता। लेकिन यहाँ पर सारी सब कुछ अपलोड हो, एक एक डिटेल ऐड न्यू करके क्या होता जाएगा, ऐड होता जाएगा, उसमें से कोई एक क्या होगा, ऑथराइज्ड होगा। ठीक है यहां तक, ओके। तो इसको आप यस कर देंगे। जैसे आप इसको यस करके सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, ये अभी फिल हो नहीं रहा है, मैंने फिल किया नहीं है। जैसे आप इसको कर देंगे आपका सेकंड पेज क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। फिर नाउ कम टू द थर्ड पेज ऑफ द जीएसटी रजिस्ट्रेशन। थर्ड पेज को आपको फिल करने की जरूरत नहीं है, ये यहाँ पर आपको बस टिक करना है प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी पे। जो इन्फॉर्मेशन आपने सेकंड पेज पे डाली है वो पूरी की पूरी उठ के किस पे आ जाएगी, थर्ड पेज पे आ जाएगी, क्योंकि ऑथराइज सिग्नेटरी वही है जो आपने डिटेल ऑफ प्रोप्राइटर डाला है, जो आपने डिटेल ऑफ प्रोप्राइटर डाला है, तो वो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर उठ के आ जाएगी। ठीक है। फोर्थ पेज ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव। ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव आप जो है खाली छोड़ेंगे। देखो जो आपको नहीं फिल करना है ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव और स्टेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, ये आपके काम का नहीं है, क्योंकि ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव एनआरआई के केस में काम आता है। कि बाहर का कोई एनआरआई है, नॉन रेजिडेंट पर्सन है, वो इंडिया में अगर जीएसटी लेता है तो अब बाहर थोड़ी उसको पकड़ने जाएंगे, तो वो कोई ना कोई एक यहाँ पर ऑथराइज्ड बनाता है किसी ना किसी पर्सन को, उसकी डिटेल डालनी है, तो यहाँ पर आपके काम का नहीं है। ओके, नाउ कम टू द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। यहाँ पर आपको बिजनेस की डिटेल डालनी है, बिजनेस का पिन कोड डालें, जो आपका बिजनेस है वो सारा सब कुछ यहाँ पर डालना है। उसके बाद यहाँ पर पूछता है आपसे सेक्टर, सर्कल, वार्ड। ठीक है, तो जैसे ही आप बिजनेस का यहाँ पर एड्रेस डाल देंगे, एड्रेस डालने के बाद में यहाँ पर आपको वो सर्कल वार्ड एक लिस्ट खुलेगी, अभी खुल नहीं रही है क्योंकि मैंने एड्रेस डाला नहीं है, एक लिस्ट खुलेगी। सर्कल वार्ड क्या होते हैं, जैसे कि स्कूल्स में 200 बच्चे हैं, उन 200 बच्चों को 50-50 करके 4 सेक्शंस में डाल दिया जाता है, और हर एक सेक्शन का एक क्लास टीचर होता है जो उनको कंट्रोल करता है। सेम थिंग यहाँ पर जीएसटी डिपार्टमेंट की है। बहुत बड़ा जयपुर है, बहुत बड़ा जयपुर है, तो जयपुर में इस जीएसटी डिपार्टमेंट में अगर 100 लोग हैं तो उन 100 लोगों ने क्या कर रखा है, एरिया बांट रखा है। ठीक है, कि फला पर्सन है वो चांदपोल और छोटी चौपड़ को संभालेगा, एक जगतपुरा को, एक मालवीय नगर को, एक कालवाड़ रोड को, एक हाथोज को, इस तरीके से। तो सर्किल और वार्ड वो है। तो ये चाहो तो लिस्ट ओपन होती है उसकी, आप गूगल पर भी जा सकते हैं, और अदरवाइज मोस्टली अगर आप टॉप का सर्कल वार्ड सेलेक्ट करेंगे तो चांसेस हैं
ठीक है, तो वो आप टॉप का सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, ये मैंने आपको एक तुक्का बताया है। यू हैव टू सर्च कि वो पर्टिकुलर एरिया, जैसे मैं कालवाड़ रोड का बिजनेस रजिस्ट्रेशन कराना चाहता हूं, तो कालवाड़ रोड का कौन सा सर्कल है, कौन सा वार्ड है, वो लिस्ट जो है मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप उसमें से अपना फाइंड कर सकते हैं, गूगल पर भी आपको मिल जाएगा। सेम चीज कमिश्नरेट के लिए भी है, यहाँ जयपुर आएगा बाकायदा, क्योंकि मैंने जयपुर डाला था, डिवीजन आएगा, खुलेगा, रेंज खुलेगा, जैसे सर्कल वार्ड है वैसे ही कमिश्नरेट है कि कमीशन हमारा जयपुर का कौन सा है। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन है। फिर ये कह रहा है नेचर ऑफ पोजीशन ऑफ प्रीमाइसेस, कि आपने जिस जगह आप बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो प्रीमाइसेस या तो आपकी खुद की होगी या आपने रेंट पे ले रखी होगी। अगर खुद की होगी तो ओन है, और अगर रेंट पे है तो रेंटेड है, लीज पर है तो लीज है, शेयर्ड बेसिस पे है तो शेयर्ड बेसिस है, कंसेंट बेसिस पर है, कंसेंट मतलब सहमति पर है तो भी। तो जैसा भी है आपको उसका प्रूफ डालना पड़ेगा यहाँ साइड में, कि जैसे अगर ओन है तो यहां पर आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल अपलोड करना होगा, क्योंकि ओन है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे आपका नाम आ रहा होगा। अगर रेंटेड है तो फिर आपको यहां पर रेंट एग्रीमेंट डालना होगा, वही जेपीजी पीडीएफ के फॉर्मेट में डाल सकते हैं। साइज जो है वो मैक्सिमम इतनी है, 2 MB अप्रॉक्स। उसके बाद आपको नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी बतानी है। ठीक है, तो आप यहां पर बताएंगे कि आपका क्या बिजनेस है। मोस्टली जो काम में आता है वो आप ऑफिस, सेल ऑफिस, ये तो डाल ही दीजिए, होलसेलर हैं होलसेल बिजनेस कर दीजिए, रिटेल है तो रिटेल बिजनेस कर दीजिए। ये वो चीज़ें हैं जो आप सब में काम आ जाता है भाई। आज बिजनेसमैन, होलसेलर, रिटेलर, ऑफिस, इन 3 कैटेगरी में ही होता है। ठीक है, आइटम की डिटेल यहाँ पर आपको डालनी नहीं है। अगर आपका एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है, अगर आपका ये बिजनेस प्लेस के अलावा एक और बिजनेस प्लेस है तो आप इस पर टिक करिए। जैसे आप इस पर टिक करेंगे, ऊपर ये एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है, यहाँ पर आप ऐड न्यू करके उसको डाल दीजिए। तो आपका 2 बिजनेस, 2 ब्रांचेस हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, जितनी नंबर ऑफ हैं आप ऐड न्यू करके डाल सकते हैं। उसके बाद आता है गुड्स एंड सर्विस। यहाँ पर आपको डालना है कि आपका किस तरीके का काम है। जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल मेरा जो है वो टेक्सटाइल का काम है, तो यहाँ पर मैं TEX लिखूंगा तो लिस्ट खुल जाएगी टेक्सटाइल, जैसे ये रहा टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल आर्टिकल्स। समझ रहे हो, जैसे मेरा कपड़ों का काम है तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गई तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री आए। मेरा ज्वेलरी का काम है तो आप ज्वेलरी लिखें, मेरा जूतों का काम है जूते लिखें, पर्स का है, जिसका भी है आप यहाँ पर टाइप करें, लिस्ट खुलेगी, वो कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी है। अगर आप सर्विस प्रोवाइडर है तो सर्विस पर भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे सर्विस प्रोवाइडर में मेरा काम बुक कीपिंग का है, ये रहा अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज, 5 ठीक है सर्विसेज और 5 गुड्स आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, ये आपको खाली छोड़ना है, ये आपके काम का नहीं है। 2 चीजें आपकी काम की नहीं है, एक स्टेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन और एक ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, उसके बाद है आधार ऑथेंटिकेशन, ये बहुत मस्ट है जो गवर्नमेंट को डालना पड़ा ताकि फ्रॉड तरीके से कोई GST ना ले पाए। यहाँ आधार ऑथेंटिकेशन में बकायदा आपके मोबाइल नंबर पे या जो आपने मोबाइल नंबर डाला है उस पर एक लिंक आएगा, उस लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो आधार नंबर वो आपसे पूछेगा। अब आधार नंबर आप अपना नहीं डाल पाएंगे, जो ओनर होगा वो अपना क्या डालेगा, आधार नंबर डालेगा, उसको सबमिट करेगा। सबमिट करते ही उस आधार कार्ड पे जो मोबाइल नंबर लिंक है, उस आधार कार्ड पे जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर क्या आएगा, एक OTP आएगा, ताकि उस ओनर को पता रहे कि मेरे नाम से कोई GST का रजिस्ट्रेशन लिया जा रहा है। ठीक है, तो वो जब सबमिट कर देगा उसके बाद ये आपको अभी नहीं करना है आधार ऑथेंटिकेशन, बस आपको तो इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देना है, तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो सेव कर लेगा। सेव करने के बाद ये सेव हो जाएगा। अभी इन्फॉर्मेशन डाली नहीं इसलिए हो नहीं रहा है। उसके बाद द लास्ट वेरिफिकेशन, इस पे आप टिक करेंगे, यहाँ एक नाम खुलेगा, अभी खुल नहीं रहा है। जब आप ये सारा भर देंगे तो यहाँ पे वो ओनर का नाम रिफ्लेक्ट करेगा, प्लेस जयपुर। एंड देन 2 ऑप्शन होते हैं सबमिट के, एक होता है सबमिट विद DSC, द फुल फॉर्म इज डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, एंड द सेकेंड वन इज EVC, द फुल फॉर्म इज इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड। तो आप EVC पे करेंगे हमेशा, DSC से नहीं करेंगे। इस पे आप क्लिक करेंगे, एक OTP आएगा उसी मोबाइल नंबर पे जो आपने डाला है, आपका डाल के ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। 15 से 20 मिनट में एक ARN जनरेट होगा, एक्नॉलेजमेंट रेफरेंस नंबर, जो आपको आगे स्टेटस को बताता रहेगा कि अब आपकी फाइल चल रही है, कहाँ चल रही है। ठीक है, 7 वर्किंग डेज है जिसमें GST आ जाता है। आपने जो इन्फॉर्मेशन डाली, डॉक्यूमेंट्स डाले, अगर गवर्नमेंट को वो सब कुछ सही लगते हैं,
सब कुछ सही लगते हैं तो वो जीएसटी नंबर अलॉट कर देता है। अगर गवर्नमेंट को उस इंफॉर्मेशन में, उस डॉक्यूमेंट में कोई कमी दिखती है तो वो क्लेरिफिकेशन के लिए भेजता है कि कृपया ये चीज़ सही करके दे। आपको वो चीज़ सही करके देनी होती है। अगर आप फिर से गलत कर देते हैं तो गवर्नमेंट वो रिजेक्ट कर देती है। गवर्नमेंट एक बार ही सेंड बैक करेगी, उसके बाद सेकंड टाइम नहीं करेगी। सेकंड टाइम में गवर्नमेंट आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगी। हाँ, अगर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है तो आप वापस से पार्ट ए से वापस से शुरू करिए, वापस से आपको वो पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। दिस द प्रोसेस ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन।